आइए इस वीडियो में हम सजीवों के लक्षणों को डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सजीवों को निर्जीवों से कुछ लक्षणों के आधार पर अलग किया था। तो सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं, अब जितने भी कैरेक्टर हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा है कोशिकीय संगठन, सेलुलर स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द सेल, ये एक कोशिका है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है और ऊतक के समूह को हम अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं और अंगों से मिलकर बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र जब सारे मिल जाते हैं तो बनती है एक बॉडी। तो स्टार्टिंग हमारी जो है वो है सेल। इसलिए सेल को कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, तो उनको हम कहते हैं एक कोशिकीय। जैसे संघ फाइलम जो आपका आता है वो है प्रोटोजोआ। इसमें आप अमीबा है, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और वे जीव जिनका बॉडी एक कोशिकाओं से अधिक की बनी होती है उन्हें हम बहु कोशिकीय प्राणी कहते हैं। तो ये तो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। जबकि जो आप मुझे देख रहे हैं तो मैं एक मल्टीसेलुलर एनिमल हूं। तो इसकी सही अब अपन नोट के रूप में क्या लिखना है कि कोशिकीय संगठन क्या होता है। कोशिकीय संगठन, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब वे जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज। तो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनकी आकृति और आकार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि निर्जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर किसी एक बड़े पत्थर को लिया जाए और उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो इसका आकार और आकृति पहले कुछ और थी लेकिन बाद में कुछ और हो गई है। इसलिए जो जितने भी जीवधारी हैं, जैसे कुत्ता है, हाथी है, बंदर है, शेर है, इन सब की एक आकृति और आकार होता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक जीवधारी की अपनी आकृति एवं आकार होता है, इसलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों का आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप इज ग्रोथ, और इसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि। जीवधारियों की संख्या और उनके भार में होने वाली बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें जीव द्रव का निर्माण होता है, और जीव द्रव के निर्माण होने से उनका जो वेट होता है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से पौधों में वृद्धि एक अनिश्चित काल तक होती है, जबकि जीवों में वृद्धि एक निश्चित काल तक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई डॉग है यानी कुत्ता है, वो उसका आकार कभी हाथी के जैसा नहीं हो सकता। तो हर चीज की अपनी एक टाइम होता है। जीवों की संख्या और उनके भार में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। पौधों में यह वृद्धि अनिश्चित काल तक होती है,
जबकि जंतुओं में ये वृद्धि एक निश्चित काल तक होती है। अब जो क्वेश्चन है कि वृद्धि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ। तो मेन रीजन जो है वो हमारी बॉडी में एक उपापचय जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये क्रिया होती है। हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। तो इस क्रिया के दौरान, उपचय की क्रिया के दौरान बॉडी में जीव द्रव का निर्माण होता है, और सजीवों में ही जीव द्रव का निर्माण होता है। तो जीव द्रव के निर्माण होने से ही हमारी बॉडी ग्रो करती है, वृद्धि करती है। इसलिए हमने बोला है कि जीवों की संख्या और उनके भार में होने वाली बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूट्रिशन, और हिंदी में इसको बोलेंगे पोषण। अब जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर हैं, वो वृद्धि और गति करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें पोषण के द्वारा प्राप्त होती है। पोषण, जितने भी हरे पौधे हमारी इस पृथ्वी पर हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि जीव जंतु इन पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम जो भी वृद्धि और गति करते हैं वो पोषण के द्वारा हमें प्राप्त होती है। शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जीवों को पोषण करना अनिवार्य होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, पृथ्वी पर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन से इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार पौधों पर जो एनिमल होते हैं वो डिपेंड रहते हैं। तो पौधे कहलाएंगे स्वपोषी, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें जो एनर्जी मिलती है वो पौधों के थ्रू मिलती है। ये पौधों को खाते हैं, खाने से इनकी बॉडी में ये ऊर्जा आ जाती है, ट्रांसफर होती है। तो इसलिए पौधे जो है, जो जंतु हैं वो पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको हम परपोषी कहते हैं। अब हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है उपापचय, जिसे इंग्लिश में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी जीवधारी हैं उनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, इन जैविक क्रियाओं को ही हम उपापचय कहते हैं। उपापचय के दो पार्ट होते हैं, एक उपचय और एक अपचय। इंग्लिश में उपचय को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और अपचय को कैटाबॉलिज्म। सपोज ये आपका बॉडी है और हम कोई भी चीज यानी ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो उस बॉडी के अंदर उपापचय होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो जाता है। मेटाबॉलिज्म चलता है इसके अंदर। मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म यानी उपचय का मतलब होता है निर्माणकारी प्रक्रिया। निर्माणकारी प्रक्रिया यानी कोई चीज बनती है। कौन सी चीज बन रही है? जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में जीव द्रव का निर्माण होता है इस क्रिया के दौरान। दूसरी जो क्रिया है उसका नाम है अपचय, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं विनाशकारी प्रक्रिया। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो स्टोर हो जाता है, और जब वो स्टोर हो जाता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है यानी कि भोजन का ब्रेकडाउन होता है, और वो जो ब्रेकडाउन है वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया। और ऑक्सीकरण की क्रिया कब होती है? जब हम श्वसन करते हैं। तो उपापचय आपको समझना है कि उपापचय क्या होता है। उपापचय एक
वाइटल एक्टिविटी है, जैविक क्रिया है, और जैविक क्रिया दो चीजों से मिलकर बनी है, एक है उपचय, सेकंड वन इज अपचय। इन दोनों क्रियाओं से में एक क्रिया के द्वारा तो जीव द्रव का निर्माण होता है जिससे हमारी वृद्धि होती है, और हमें जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कैटाबॉलिज्म के थ्रू मिलती है, यानी विनाशकारी प्रक्रिया। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला स्टेप है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया करता है। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, इसी प्रकार पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ प्राणी जो होते हैं, वो भी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं, इन सब को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। जब ग्लूकोज का यानी C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है तो यह दो भागों में बढ़ जाती है, 6CO2 एंड 6H2O, और उसके बाद हमें प्राप्त होती है एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया से प्राप्त होती है। तो जितने भी जीवधारी हैं वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक अपचय यानी कैटाबोलिज्म क्रिया है। श्वसन जीवधारियों का मेन लक्षण है। तो जीवधारियों की जो जैविक क्रिया कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा उन्हें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अब जीवों में ये है सरलतम जीव है, ये थोड़े उनसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और ये एनिमल। तो जो सरलतम जीव है वो श्वसन क्रिया जो है वो विसरण के द्वारा करते हैं, जबकि पौधों में पत्तियां होती हैं और पत्तियों में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं, या इनकी बॉडी पर तने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम बात रंध्र यानी लेंटिसेल कहते हैं। इस प्रकार जीवधारियों में, एनिमल्स के अंदर श्वसन करने के लिए फेफड़े होते हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं, ट्रैकिया भी होती है, ट्रैकिया, और एक चीज और होती है जिसे कहते हैं बुक लंग्स। तो ये अलग अलग जीवधारियों में श्वसन क्रिया के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। फेफड़े, गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स ये एनिमल्स के अंदर हो गए। प्लांट्स के अंदर लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो सांस लेने की क्रिया होती है, श्वसन करने की क्रिया जो होती है वो पर्णरंध्र के द्वारा और बातरंध्र के द्वारा होती है। जबकि जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो विसरण के द्वारा, सतही प्रक्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान जो भी एनर्जी होती है वो जैविक क्रियाओं के लिए यूज की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक विनाशकारी, यानी यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, विनाशकारी प्रक्रिया है। इसलिए श्वसन एक अपचयी क्रिया है जो जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। अगला स्टेप है गति एवं गमन। गति को मूवमेंट कहा जाता है और गमन को लोकोमोशन कहा जाता है। तो गति और गमन क्या है? जीवधारियों के द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन तथा हिलने डुलने की क्रिया को गति या मूवमेंट कहते हैं। अब जो प्लांट होते हैं वो जड़ों के द्वारा
एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, जबकि जो जीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। तो ये तो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे गमन। जबकि प्लांट एक ही जगह पर रहते हैं, उनमें गमन की क्रिया नहीं होती है। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो हवा के द्वारा हिलती डुलती हैं, तो पत्तियों के हिलने डुलने की क्रिया को हम गति कहते हैं। जब हम अपने हाथ हिलाते हैं तो वो गति है, लेकिन जब हम अपना स्थान बदल देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसको हम गमन कहते हैं, और इसको बोलेंगे लोकोमोशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है। हाथ पैरों की गति को हम मूवमेंट कहते हैं, और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब हम इसको लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट में ये क्रिया एक स्थान परिवर्तन करने वाली क्रिया नहीं होती है, जबकि और जीवधारियों में स्थान परिवर्तन की क्रिया होती है। पौधों में कुछ गतियां होती हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है जलानुवर्तन, तीसरी गुरुत्वानुवर्तन, और एक होती है कंपानुकुंचन। अब ये गतियां मूवमेंट्स पौधों में पाई जाती हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दूं, पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उनको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। जलानुवर्तन यानी जड़ें जिस तरफ मुड़ जाती हैं जल के लिए, उस गति को हम जलानुवर्तन कहते हैं। और जड़ें जमीन में नीचे की ओर जाती हैं तो उसको हम कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन छुई मुई एक ऐसा पौधा होता है जिसको आप जब छुएंगे तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसको बोलेंगे कंपानुकुंचन। तो इस प्रकार की गतियां पौधों में पाई जाती हैं। पौधे हिलजुल सकते हैं, लेकिन उनमें गमन यानी स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब हमारा अगला लक्षण है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निष्कासित करना या निकालना। जितनी भी जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनको अगर शरीर में लंबे समय तक रखा जाता है तो वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार शरीर में उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब मेन जो मैं जैविक क्रियाओं की बात करूं तो एक पोषण है और दूसरा है श्वसन। तो पोषण की क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, जबकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इनको लंबे समय तक हम बॉडी में नहीं रख सकते, इसलिए इनको शरीर से निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उत्सर्जन किन किन पदार्थों का होता है, आइए एक बार देखते हैं। जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। अब यूरिया को निकालने वाले जो जीव होते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। अमोनिया को निकालने वाले जीव अमोनियोटेलिक होते हैं। यूरिक एसिड को निकालने वाले यूरिकोटेलिक होते हैं, और अमीनो अम्ल को निकालने वाले जीव एमिनोटेलिक कहलाते हैं। तो जो भी नाइट्रोजन युक्त हमारे पदार्थ हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको शरीर से निकालना उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहलाता है। सजीवों का जो लक्षण है नंबर 9 पर, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी से बनता है एरिटेशन। एरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन।
तो सही क्या है? बाह्य अथवा अंतः वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करने तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता को उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है छुई मुई का। इसका बॉटनिकल नेम होता है मिमोसा पुडिका और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। जब हम इसको टच करते हैं छुई मुई के प्लांट को तो ये अपनी प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया करने पर ये अपने पत्तों को बंद कर लेता है। इसी प्रकार जब छुई मुई के पेड़ पर बारिश होती है तो वे प्रतिक्रिया शो करने के लिए अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं जिससे कि उसकी पत्तियां गिरे ना। तो ये उत्तेजनशीलता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अनुकूलन, अनुकूलन का क्या मतलब होता है? वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्रिया अनुकूलन कहलाती है। जैसे कि हम लोग जब गर्मियों का मौसम होता है तो हमारे बॉडी पर कपड़ों की संख्या कम होती है, लेकिन यही जब मौसम चेंज होता है सर्दियों में तो हम गर्मियों की अपेक्षा ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो हम मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार से रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने से जल की हानि कम होती है। इसी प्रकार से जो ऊंट होता है वो एक बार में काफी पानी पी लेता है और पानी को स्टोर करके रखता है। तो यह एक जो एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया ये एग्जाम्पल अनुकूलन के लिए है। तो मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने शरीर को ढालने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं सब जनन करते हैं। जनन का मतलब संतान उत्पन्न करना। प्रत्येक जीव के द्वारा अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन सभी जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण है। हर कोई अपनी संख्या बढ़ाता है, संख्या बढ़ाने से उसकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है और उसका अस्तित्व जो है बना रहता है। इसलिए सभी जीव प्रजनन करते हैं। अब हमारा लास्ट जो लक्षण है सजीवों का उसका नाम है जन्म मृत्यु चक्र, बर्थ डेथ साइकिल। अब जितने भी जीव इस पृथ्वी पर है सब अपने जैसी ही संतान पैदा करते हैं। पौधे भी अपने बीज पैदा करके नई संतानें उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन सभी संतानों की एक अवधि होती है, एक टाइम होता है और उसके बाद अपनी साइकिल को कंप्लीट करके उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले वो छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हुए और फिर वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से सजीवों का ये जो लास्ट स्टेप था, लक्षण था, जन्म मृत्यु चक्र। सभी जीव पैदा होते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और अंत में एक निश्चित समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस चक्र को हम जन्म मृत्यु चक्र कहते हैं। अगले वीडियो में हम सजीव और निर्जीवों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।